मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर बाल थे जो नाकाबिले यकीन था। मेरी बीवी हर वक्त उस हिस्से को कपड़े से छुपाए रखती, वैसे भी वो छुपाने की जगह थी। एक रात मेरी बीवी ने कहा, मैं आपको इन बालों समेत कबूल हूँ तो ठीक है, वरना आप मुझे तलाक दे दें। मैंने आगे बढ़कर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ 2 इंच लंबे बाल। मैं घर आया तो अम्मा ने मुझे इतला दी कि शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की इंतहाई खूबसूरत है, तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। इसका मतलब था कि वाकई कोई मॉडर्न फैमिली है। अम्मा भी मेरे हिसाब से रिश्ता देख आई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे वो लोग आ गए। मैं सिर्फ लड़की की फैमिली से मिला। मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई गिरे बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि उनका ख़ानदान काफ़ी ताकतवर है। ये बात एक तरह से मेरे लिए फ़ायदा मंद भी थी और दूसरी तरफ नुकसानदा भी। फ़ायदा ये कि मेरा ससुराल बहुत मजबूत था, और नुकसान ये कि बेगम साहबा भी इसी हिसाब से ताकतवर थी, यानी कि मेरे ज़्यादा जलने वाली ना थी। अम्मी ने बताया कि ये लोग एक पुरअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में उनका बड़ा नाम है। मैं तो इन बातों से कुछ ख़ास मुतासर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस कातिल हसीना को देखता तो मानो मेरा दिल धड़कना भूल गया। आज तक जितनी लड़कियां देखी थीं, इन सब पर बारी इन सब से अलग और मुनफरद सुहेला थी। सुहेला के गुलाबी होंठ इस कदर खूबसूरत थे कि किसी और चीज़ पर नज़र ही न ठहरती। मैं तो उसका सरापा आंखों में लिए सारा दिन और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जिंदगी मानो कलियों की मांद चमकने लगी। अभी उसे मिले एक दिन भी ना गुजरा था कि उससे मिलने का दिल दोबारा चाहने लगा। मैंने अम्मा से कह दिया, अब लड़की वालों को हाँ कह दें, वो जल्दी से शादी की तारीख रख दें, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। सुहेला के बगैर एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। अम्मा मेरी बेताबी देखकर बड़ी खुश थीं कि मुझे उनकी पसंद की हुई लड़की पसंद आ गई। मुकर्रर दिन पर सुहेला किसी चांद की तरह मेरे आंगन में उतरी तो मेरे सारे घर में उजाला फैल गया। मैंने शादी की रात उसे देखा तो देखता रह गया, मगर ये क्या, सुहेला की आंखें प्यार और मोहब्बत के जज्बात से हाली थीं। उसकी आंखें, उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। उसका ये फीका फीका लहजा देखकर मेरा दिल न चाहा कि मुझसे मज़ीद बातें करूं। मेरा तो ख्याल था कि इस कदर हैंडसम दूल्हा पाकर वो भी खुशी से फूले नहीं समा रही होगी, मगर सुहेला के तेवर बिल्कुल ठीक थे। खैर, मैं तो मर्द था। मैंने हिम्मत की और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से मुकम्मल सर्द मोहरी थी। वो किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं मिन्नतें करने वाला नहीं था, चाहे वो लाखों में एक सही। मैं भी किसी से कम ना था। करवट बदल कर सो गया। सोचने लगा, मैडम का दिमाग 1-2 दिन में दुरुस्त हो जाएगा, मगर मैं गलत था। वो तो मुझसे कुछ ना बोली। मेरी बेताबियां बढ़ने लगी। अब सुहेला से बात करना लाजम था, और सरासर नुकसान मेरा भी होता। वो तो इस सब खेल से बड़ा खुश थी कि मुझे सता भी रही है, और मैं उसके साथ बात भी नहीं कर पा रहा। मैं तो अपनी नाक के हाथों मजबूर था, मगर वो मेरी इस सूरत हाल से महफूज हो रही थी। खैर, अना के सारे बुत तोड़कर जब मैंने सुहेला से बात करना चाही तो उसने अजीब रवैया दिखाया। अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और कभी दूर से ही दुपट्टे में अपने चेहरे को छुपा लेती। सुहेला, अब तुम मुझसे चेहरे का पर्दा भी करोगी? सोती तुम वैसे ही अलग हो। क्या तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती? एक दिन मैंने तप कर कहा, वो बात नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरे ऐबों से बेखबर ही रहें तो अच्छा है, वरना आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। सुहेला ने कहा, ऐसा क्या ऐब तुम में कि तुम मुझसे नफरत हो जाएगी? मैंने पूछा, बस है कोई ऐब? जानती हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, आप मुझसे दूर हो जाएंगे। उसने मनसूबी परेशानी का इजहार किया, और अब मुझे फिक्र हुई। मैंने उसका दुपट्टा खींचा तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर बारीक से घने काफ़ी ज़्यादा बाल थे जो उसके चेहरे को बदनुमा बना रहे थे। सुहेला, ये क्या है? शादी के दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये मैं उसके बाल देखकर परेशान हो गया था।
बस आदल, ये मेरे चेहरे का हिस्सा हैं। आपको मुझे इन बालों के साथ ही कबूल करना होगा। उसने कहा तो मैं बुझकर रह गया। अच्छा, इन बालों का कोई तो हल होगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना, तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम हफ्ते में एक बार चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ये बाल जरूर साफ हो जाएंगे। उनको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मेरी चांद सी दुल्हन हो, तुम्हें चांद जैसा लगना भी तो चाहिए। मैंने उसकी खुशामद की। चलें ठीक है, अब शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाएं। मैं ब्यूटिशियन से अपना फेशियल करवा लूँगी, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। सुहेला ने कहा तो मैं मुतमिन हो गया। उसी शाम पहली बार उसने मुझे वो हैरात दी जिसका मैं दिनों से मुंतज़िर था, मगर उसके रवैये में अभी भी अजीब सी नाराज़ी थी। अगले दिन सुहेला ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया। बोली, आपने मुझे पार्लर ले जाने का वादा किया था, अब चलें, देर हो रही है। सुहेला सुबह सुबह तैयार खड़ी थी। थोड़ी देर में हम लोग घर के बाहर मौजूद थे। अम्मी ने कहा नाश्ता कर जाओ, मगर सुहेला ने जल्दी मचाई हुई थी। खैर मैंने उसे पार्लर छोड़ा और खुद ऑफिस चला गया। मुझे बस ऑफिस में एक छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना थी। मैंने सुहेला से कहा कि तुम फारग होने के बाद पार्लर में ही रुकना, मैं तुम्हें वापसी पिक कर लूँगा और फिर हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मैंने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। सुहेला की याद लिए बेताब सा ऑफिस से निकला और उसे पार्लर से पिक करने के लिए पहुंचा। मुझे पार्लर वाली लड़की ने बताया कि सुहेला यहाँ से 1 घंटे बाद ही कहीं चली गई थी। हम लोगों ने उसे रोका भी कि अपना फेशियल पूरा करवा ले, मगर उसने हमारी बात नहीं सुनी। पार्लर वाली का जवाब सुनकर मैं सख्त परेशान हुआ। परेशान सा घर आ गया। घर आकर पता चला सुहेला तो घर भी नहीं आई। अब मुझे वाकई परेशानी होने लगी कि सुहेला मुझे बताए बिना आखिर कहाँ चली गई। वो तो सुबह बड़े शौक से पार्लर गई थी, मगर वापसी पर बिना बताए ही चली गई। बात हैरान कन थी। खैर मैंने कुछ सोचकर अपने ससुराल जाने का फैसला किया। सुहेला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। सामने मेरी सास खड़ी थी। शाहीना आंटी ने मेरा हाल चाल पूछा और इस तरह अपनी बेटी के घर आने पर माजरत करने लगी। मैंने देखा वो भी काफ़ी परेशान थी। शायद सुहेला ने उन्हें भी काफ़ी परेशान कर रखा था। आंटी मुझे घर के अंदर ले आई, मगर सुहेला कहीं नजर न आई। मैंने पूछा सुहेला कहाँ है, तो कहने लगी उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो कुछ देर को सो गई है। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सुहेला का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब वो जागेगी तो मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। सास मुझे इधर उधर की बातों में लगाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि मैं सुहेला के कमरे में जाऊं, मगर जब मैं सुहेला के कमरे में गया तो देखा कि सुहेला वहां कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे अपनी सास के इस रवैये पर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आप मुझसे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। तब बताने लगी कि बेटा, उसने मुझे मना किया था कि बेटा मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। शायद तुम लोगों की कोई नाराज़गी हो गई थी, इस वजह से वो सुहेला के यहाँ गई थी। मैंने सोचा कि इसकी बात का मान रख लूं। आंटी के जवाब से मैं मुतमिन नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद सुहेला मैडम आ गई, मगर वो बहुत परेशान थी। मेरी बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोली घर चलते हैं, मैं यहाँ 1 मिनट रुकना नहीं चाहती। उसकी बात अजीब थी। खैर मैंने कोई सवाल नहीं किया और उसे घर लेकर आ गया। रास्ते पर वो आंसू बहाती रही, परेशान इस कदर कि मैं अपने सवाल भी भूल गया और सोचने लगा कि सुहेला को कैसे चुप करवाऊं। खैर मैं बेदिली से उसे घर लेकर आ गया। घर आकर हम दोनों के बीच कोई ख़ास बात ना हुई। मेरा मूड वैसे ही काफ़ी ऑफ था। सुबह उठा तो सुहेला की मुझे वही शक्ल दिखाई दी जो उसने शादी के दूसरे दिन दिखाई थी। वही बालों वाला चेहरा और उदास सी आँखें। सुहेला, क्या तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? मैंने आंखें मलते हुए उसकी तरफ देखा। एक चीज़ तुम्हारे शोहर को पसंद नहीं है, तुम उसको खुद से दूर क्यों नहीं करती? क्यों जानबूझकर तुम मेरी नफरत पालना चाहती हो? मेरी दीवानगी गम होकर सर्द मोहरी में बदल जाएगी। मैंने गुस्से से कहा तो वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अब उसके रोने धोने से तंग आ चुका था। उठकर फ्रेश होने चला गया और नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चला गया। मुझे सुहेला पर सख्त गुस्सा था। दिल में सोच लिया कि अब उसे तलाक दे दूंगा। ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल ना थी जितनी उस औरत ने मेरी बना दी थी। भला मुझे ज़रूरत क्या थी जो उसके पीछे भागता। मैंने सोच लिया आज मैं अम्मी से कह दूंगा कि सुहेला को मैके भिजवा दें। जब तक इसका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता मैं इंतज़ार कर लूँगा।
और अगर ये अपनी आदत नहीं बदलती तो मुझे इसे छोड़ने का भी कोई डर नहीं। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो कानों को हाथ लगाने लगी। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी शादी को अभी जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम अलहदगी की बातें कर रहे हो। हमारे ख़ानदान में ऐसी बातें नहीं होती। अम्मी की बात तो सही थी मगर इसका हल और कोई न था। सुहेला की आदत से तंग आ गया था। सोचा कि अब बराह रात मैं इससे बात कर लूँ। अगर वो मानती है तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी सी करके रहूँगा। मगर शाम को आया तो सुहेला का चेहरा साफ सुथरा था। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। सुहेला मुझे खोने से डरती थी। मैंने अगरचा सुहेला से वालहानापन का इजहार न किया, मगर मेरे दिल को खुशी ज़रूर हुई थी। अभी मैं उसी की तरफ देख ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। सुहेला ने फ़ोन की घंटी सुनी तो उसका रंग पीला पड़ गया। हल्दी की मांद रंग जर्द होते के साथ उसने मुझे देखा और फिर फ़ोन को मैं समझ गया कि ऐसा मामला ज़रूर है जो सुहेला मुझसे छुपा रही है। तब उसने मेरी तरफ तलमजी निगाह से देखा। सुहेला, किसका फ़ोन है? मैंने उसके फ़ोन की तरफ देखा। कोई अननोन नंबर था। उनकी इजाज़त के बिना ही मैंने वो फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी बोल रहा था। मैंने तुम्हें कहा था, मेरी बात मान लो तो अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ। देख लेना कि मैं करता क्या हूँ। ये कहकर उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया और मैं हैरत से सुहेला को देखने लगा। सुहेला, ये क्या तमाशा है? ये तुम क्या खेल खेल रही हो मुझसे? क्या छुपा रही हो तुम? मैंने उसके कंधे झंझोड़ते हुए कहा। मैं आपसे छुपा सकती हूँ क्या? सुहेला फिर रोने लगी। खुदा का वास्ता है सुहेला, अब रोने धोने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू से मैं नहीं छुपने वाला। सच बताओ क्या बात है, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी गैर मर्द से मेरे जाने के बाद बातें करो और मैं चुप रहूं। मेरा गुस्सा देखकर सुहेला रोने लगी। जब उसे पता लगा कि मैं उसके रोने धोने में नहीं आने लगा तो उसने मुझे पूरी बात बताई। आदल, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे बात छुपाई, मगर मेरा रब जानता है मैं किस कदर बेकसूर हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं ये आपको बता दूं, मगर हर बार वो मुझे ऐसी बात कहता कि मैं आपके सामने ज़ुबान खोलने से डरती थी। अब बात यहाँ तक आ गई है कि आपने अपनी ज़ुबान से तलाक का लफ्ज़ निकाला तो पीछे क्या रह जाता है? मैं आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी। फैसला आपका है। आप मुझे कबूल करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, लेकिन वादा करें कि इसके बाद आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। मुझे आर पार होने से कोई गिला नहीं, मुझे गिला सिर्फ शक और आपकी बेअतबारी से होगा। सुहेला ने अपनी कहानी शुरू की। मैंने उसे हिम्मत दी तो बोली, मेरी आपसे मंगनी से पहले की बात है कि इन दिनों अब्बा ने मुझे नया नया फ़ोन लाकर दिया था। मैं जब भी फ़ोन देखती अजीब सी खुशी होती। मेरे ख़ानदान में किसी लड़की के पास फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। सब लड़कियों की तस्वीरें मैं अपने फ़ोन से खींचती और ज़्यादातर लड़कियां मेरे पास मेरे फ़ोन की वजह से ही आती थीं। आप तो जानते हैं आजकल टच स्क्रीन वाला फ़ोन नया नया आया है। मैं भी इस सब में गुम होती चली गई। एक दिन मेरी एक दोस्त आशा मेरे पास आई, कहने लगी उसे किसी लड़के से बात करनी है। और अब वो लड़का उसका क्या लगता था? दोस्ती किस नोयत की थी यह तो मैं नहीं जानती थी, मगर आशा इससे बात करती थी। मेरे फ़ोन से वो उसे तस्वीर भी भेजा करती थी। आशा की उस लड़के से दोस्ती अच्छी खासी थी। एक दिन आशा उस लड़के को अपनी कुछ खास तस्वीरें भिजवाने आई। उसने किसी शादी पर बनवाई थी। उसके किसी दूर पाके रिश्तेदार ने यह तस्वीरें मेरे नंबर पर भेजी थीं। तब मैंने आशा के उसके दोस्त को उसकी वो तस्वीरें भेज दी, लेकिन तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा थीं। बीच में एक तस्वीर मेरी भी चली गई। बस फिर क्या था, वो मौसूफ तो मुझ पर लट्टू हो गए। मैंने लाख समझाया कि यह सही नहीं है, मगर वो ना माना। पहले पहले तो मैं इनकार करती रही, फिर मैं भी उसकी बातों में आ गई। फिर हमारी दोस्ती हो गई। आशा को इस सब की खबर नहीं थी। फिर ना जाने क्या हुआ, आशा और उसकी बातचीत ख़त्म हो गई और मैं मुदस्सर से बात करने लगी। एक दिन मुदस्सर ने मुझे मिलने की ज़िद की, मगर मैं अभी इस रिश्ते को इस मुकाम पर नहीं ले जाना चाहती थी। इस बात पर हमारी लड़ाई हुई और मैंने मुदस्सर से बातचीत ख़त्म कर दी। मगर मुझे क्या पता था कि जिसे मैं आसान खेल समझ रही थी वो तो आग का दरिया था। और फिर मेरे लिए मुदस्सर ने एक नई जंग शुरू कर दी। अब वो मुझे रोज़ तंग करने लगा। उन्हीं दिनों आपका रिश्ता आ गया। मेरी मंगनी हो गई। मैं उसे जान छुड़ाना चाहती थी, मगर मंगनी के हंगामे में कुछ पता ही न चला। बस फिर वो दिन आ गया। मैं आपकी दुल्हन बनकर इस घर में आ गई, मगर मुदस्सर से मेरी बातचीत वहीं की वहीं ठहरी रही।
اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ دن رات مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا کہ تم کہیں کی نہ رہو گی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ وہ مجھ سے کہتا اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، تم کسی اور کے قریب ہو۔ حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں نے نکاح کے اس بندھن کو دل سے جان سے قبول کیا، مگر وہ تو ایک عجیب ختمی آدمی ہے، مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا۔ میں بھی کہتا کہ تم اپنے شوہر کو فلاں طریقے سے دور رکھو، کبھی کہتا اسے بدتمیزی کرو۔ میں تو پاٹوں میں پھنس رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھے بار بار ڈراتا ہے، میں اس کی ایک بات نہ مانوں تو وہ ہزار نئی باتیں نکال دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں تو اس کی باتیں اس لیے مانتی رہی کہ آپ کو کھو نہ دوں۔ ایک ہفتے کی نئی نویلی دلہن کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا تو دل جیسے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے، لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔